Today we will discuss light and speed of light, ray and beam, optical medium and optical density, traveling of light in any medium and refraction, and laws of refraction. So first comes light. What is light? लाइट एनर्जी की वो फॉर्म है जो हमें देखने की काबिलियत देती है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. As it is an electromagnetic wave, so it can travel through vacuum as well as through any optical medium. वैक्यूम में लाइट की स्पीड होती है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि एयर में इसकी स्पीड होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड. ये जो वैल्यू 299792458 मीटर पर सेकेंड है, इसे लैबोरेटरी में मेजर किया गया. सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइट कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी. लाइट के पास 2 किस्म की एनर्जी होती है. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक एनर्जी. इसमें से सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही हमें देखने की काबिलियत देती है, बिकॉज जो आँख के अंदर हमारा रेटिना होता है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर सकता है. सो ओनली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विजन. सो व्हाट इज द यूज ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी? Magnetic energy provides the path for electrical energy for its propagation. जो मैग्नेटिक एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को पाथ प्रोवाइड करती है, जिससे वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सके, चाहे वो मीडियम हो या फिर वैक्यूम. Light travels from one point to another on a straight path like this. The path followed by light is called ray, and the bundle of rays, that means group of rays, is known as beam of light. Light can travel through vacuum as well as through mediums, but light can't travel through every medium. Light can travel through only certain medium. So the medium through which light can travel is known as optical medium. For example, water, glass, glycerol, ice, diamond, etc. इनमें से हर एक के थ्रू लाइट पास कर सकती है, और जो भी मेटल जिनके थ्रू लाइट पास कर सकती है उसे हम कहेंगे ऑप्टिकल मीडियम. जनरल डिस्कशन में हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रेयर मीडियम या डेंसर मीडियम. इन रियल हम यहाँ पर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात कर रहे होते हैं. ऑप्टिकल डेंसिटी, नॉट द फिजिकल डेंसिटी. फिजिकल डेंसिटी इज सिंपली द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम. That means mass to the volume ratio is known as density. But what is optical density? ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसकी हेल्प से हम ये प्रिडिक्ट कर पा रहे होते हैं कि लाइट जब इस मीडियम से गुजरेगी तो उसकी स्पीड पहले कंपेयर में इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. जस्ट लाइक सपोज लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर. अब मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द स्पीड ऑफ लाइट, देन यू कैन सिंपली से as the light is traveling from air to water, then definitely speed of light will decrease. And if light will travel from water to air, तब क्या होगा? Then definitely the speed of light will increase. Another example, suppose light is traveling from water to glass. And if I ask you what will happen to the speed of light, then you will tell me that definitely the speed is going to decrease. And if light will travel from glass to water, then again the speed of light will increase. Definitely यहाँ पर कोई तो एक क्वांटिटी है जिसकी वजह से हम इस बात को प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं कि लाइट की स्पीड इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी. That physical quantity is known as optical density. Then question arises, why the speed of light will change when it passes through any medium? यानी जब किसी मीडियम से लाइट पास करती है तो
तो उसकी स्पीड क्यों बदलती है? चलो समझते हैं इसको। जब लाइट किसी मीडियम से पास करती है तो उसको रास्ते में मिलते हैं एटम्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेट्रा। लाइट जब भी कभी किसी एटम, आयन या इलेक्ट्रॉन से मिलती है तो एटम, आयन या इलेक्ट्रॉन उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। दे होल्ड द एनर्जी फॉर सम टाइम एंड देन री-एमिट इट। सपोज किसी इंस्टेंट पर लाइट को 3 एटम या आयन या इलेक्ट्रॉन या सब मिलकर के मिले। इन्होंने लाइट को कुछ देर के लिए होल्ड किया, कुछ देर लाइट की एनर्जी एब्जॉर्ब की और एनर्जी को कुछ देर के लिए होल्ड किया। जब एनर्जी को होल्ड किया तो देन दिस एनर्जी इज होल्डेड इन द सिस्टम फॉर सम मोमेंट। अब क्या होगा? एनर्जी आगे तो प्रोसीड नहीं कर रही है, एनर्जी आगे प्रोसीड नहीं कर रही, इसका मतलब स्पीड इमीडिएटली डिक्रीज कर जाएगी। कुछ समय के बाद ये एटम, आयन इस एनर्जी को री-एमिट करेंगे और किसको हैंड ओवर करेंगे? लाइट के पाथ में आने वाले नेक्स्ट एटम, आयन या इलेक्ट्रॉन्स को। अब ये एटम, आयन या इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस एनर्जी को होल्ड करेंगे। अगेन एनर्जी होल्ड हो गई। जब एनर्जी होल्ड होगी वो सिस्टम में आगे प्रोसीड नहीं कर रही होती है। इसका मतलब जितनी ज्यादा बार एनर्जी होल्ड करी जाएगी उतनी ही ज्यादा उसकी स्पीड डिक्रीज करती चली जाएगी। इसका सेंस क्या निकला? सपोज करो लाइट को ट्रेवल करना था फ्रॉम ए टू बी। अब सपोज करो ए से बी के बीच में उसे पहली कंडीशन में 3 एटम या आयन या इलेक्ट्रॉन या तीनों ही मिलके मिले। तो सिंपल सी बात है, लाइट यहां पर सिर्फ 3 बार एब्जॉर्ब होगी, 3 बार एब्जॉर्ब होगी, 3 बार होल्ड होगी और बी पॉइंट तक लाइट पहुंच जाएगी। लेकिन अगर यहां पर 3 से ज्यादा एटम, आयन, इलेक्ट्रॉन हो जाए लाइक दिस, देन व्हाट विल हैपन? अब इस बार क्या होगा? लाइट जितनी बार एटम या आयन से मिलेगी उतनी बार एब्जॉर्ब होगी। जैसे इस केस में हमारे पास है 7 टाइम्स एटम, आयन से इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर लाइट 7 बार होल्ड करी जाएगी। 7 बार होल्ड करी जाएगी मतलब ए से बी पहुंचने में लाइट को इस सिचुएशन के कंपेयर में ज्यादा समय लग रहा होगा। दैट मीन्स सपोज ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, देन t2 विल बी ग्रेटर देन t1। अब डिस्टेंस ट्रेवल के सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने में लाइट को ज्यादा समय लगा। इट मीन्स व्हाट? लाइट की स्पीड डिक्रीज करते हैं। दिस इज द रीजन कि जब कभी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है तो लाइट की स्पीड हमेशा डिक्रीज करती है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मास डेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। इन जनरल इट हैपन्स। इन जनरल जैसे वाटर और ग्लास को कंपेयर करें या एयर या वाटर कंपेयर करें तो एयर और वाटर के लिए, इन केस ऑफ एयर एंड वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा है और वाटर की ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज्यादा है एज कंपेयर टू एयर, देन डेफिनेटली लाइट की स्पीड वाटर में कम होगी, लेस स्पीड। वहीं पर अगर ये वाटर और ग्लास पेयर होता, देन अगेन ग्लास की मास डेंसिटी भी ज्यादा है, ग्लास की मास डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्यादा है, एज वेल एज ग्लास की ऑप्टिकल डेंसिटी भी विद रिस्पेक्ट टू वाटर ज्यादा है। सो ग्लास में लाइट की स्पीड लेस होगी एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द वाटर। बट हर बार ऐसा होगा नहीं। एक लिक्विड है जिसका नाम है टर्पेटाइन। ये लिक्विड ट्रीज से निकाला जाता है, ट्रीज के स्टेम में होता है। इसकी खास बात यह है कि अगर टर्पेंटाइन एंड वाटर पेयर ले लिया जाए तो टर्पेंटाइन की जो मास डेंसिटी है वो वाटर की मास डेंसिटी से कम होती है। द मास डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। टर्पेंटाइन एंड वाटर। खास बात है कि जो मास डेंसिटी है, जो जनरल जिसको हम ऑप्टिकल जनरल फिजिकल डेंसिटी बोलते हैं, तो वाटर की मास डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द टर्पेंटाइन। बट टर्पेंटाइन की जो ऑप्टिकल डेंसिटी है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ टर्पेंटाइन इज ग्रेटर देन optical density of
इम्पॉर्टेंट। देन रिमेंबर, ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी अलग अलग होते हैं, बट एक सेंस जरूर ध्यान रखने का है जो फिजिक्स के हिसाब से जरूरी है कि कितने ज़्यादा एटम्स सेम लेंथ में सेम पाथ पर जितने ज़्यादा एटम्स आयन या इलेक्ट्रॉन आएंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होती चली जाएगी। ट्रैवलिंग ऑफ लाइट, लाइट रेयर से डेंसर में जा सकती है, डेंसर से रेयर में आ सकती है, ऑब्लिकली स्ट्राइक कर सकती है सरफेस के ऊपर, या फिर वो सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक कर सकती है। तो वी विल फर्स्ट डिस्कस अबाउट सच केसेस। सपोज इट इज द रेयर मीडियम एंड इट इज द डेंसर, एंड इफ light is coming from rarer to denser medium like this, then it will bend towards normal. Suppose बाहर का मीडियम डेंसर है और अंदर का रेयर, then what will happen? अब अगर लाइट आएगी then it will move away from the normal, और अगर लाइट सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक करे, whether it is denser or rarer, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रेयर है ये डेंसर है, तो अगर नॉर्मली स्ट्राइक करेगी तो इट विल पास विदाउट डेविएशन। जो एंगल, दिस लाइन इज नोन एज नॉर्मल, दिस इज angle of incidence and this is angle of refraction in all the cases, and here I is equal to R is equal to 0. Remember, angle of incidence या angle of refraction हमेशा नॉर्मल के रिस्पेक्ट में मेजर किए जाते हैं, यानी रे नॉर्मल के साथ में कितना एंगल बना रही है। सो अगर हमसे कोई पूछे रिफ्रैक्शन क्या है, तो कैन वी से कि रिफ्रैक्शन इज द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर? सो द आंसर इज नो, बिकॉज ऑफ दिस केस। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? वी कैन से कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर, the speed of light changes. When it travels from rarer medium to denser medium, the speed of light decreases, while when it travels from denser medium to rarer medium, the speed of light increases. So, the phenomena of change in speed of light when it travels from one optical medium to another is known as refraction of light. Now, कुछ बातें हैं जो बेहद ज़रूरी हैं, जो हमेशा याद में होनी चाहिए। जब भी कभी लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाती है तो लाइट की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल रिमेन कांस्टेंट बिकॉज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स। ये सोर्स पे डिपेंड करती है, इसलिए ये नहीं चेंज हो सकती। तो फिर बचेगा कौन? एज C is equal to F lambda, तो F is the frequency और frequency हो गई है कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो स्पीड ऑफ लाइट और वेवलेंथ, स्पीड एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट विल चेंज। ध्यान देने की बात यह है, अगर लाइट एयर में है तो फिर उसकी स्पीड c यानी मैक्सिमम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 299792458 मीटर पर सेकंड यूज करी जा सकती है, और लैम्डा ए दैट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। और जब भी कभी हम लाइट मीडियम से पास करी होगी तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हो जाएगा v = f lambda m। अब lambda m क्या चीज है? lambda m is the wavelength of light in the medium while v is the speed of light in the medium। अब आपसे कोई पूछे कि लाइट ट्रेवल कर रही है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, तो उसकी वेवलेंथ इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी? तो
clear fact. As we know that when light travels from rarer medium to denser medium, its speed decreases. Remember, speed proportional to wavelength. और वेवलेंथ प्रोपोर्शनल टू स्पीड, व्हाट्सएवर वी कैन से. तो एज वी नो दैट कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है तो स्पीड डिक्रीज करती है. स्पीड डिक्रीज करती है और स्पीड और वेवलेंथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी रखते हैं, तो इसका मतलब वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी. इसी का रिवर्स भी उतना सही है कि अगर लाइट ट्रेवल कर रही हो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो स्पीड इंक्रीज करेगी. स्पीड इंक्रीज करेगी तो वेवलेंथ भी आप उसकी इंक्रीज कर जाएगी. लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड. तो व्हाट इज फर्स्ट लॉ? तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एक इंसिडेंट रे हो, एक रिफ्रैक्टेड रे हो और नॉर्मल. दिस वन इज इंसिडेंट रे, दिस वन इज refracted ray, and this one is normal. So the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Incident ray, refracted ray and the normal all lie in the same plane. You can see all the lines are drawn on the same plane of paper. So incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. And what is second law? Second law is little tricky. देखो, this is angle of incidence, this is angle of refraction. So if light is traveling from here to here, तो कहते हैं साहब the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction. The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for the given pair of media, for the given pair of media, for the given color. ये जो कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट का फर्दर नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो we will discuss about refractive index in the next lecture. For today, thank you so much.